ग्लोबल डेट यानी कि दुनिया भर का कर्ज, ये एक ऐसा नंबर है जो इतना बड़ा है कि उसे सोचना भी मुश्किल लगता है। फिर भी इसका असर हम सब पर पड़ता है, चाहे वो ब्याज की दरें हों या सरकारी सेवाएं। तो चलिए इस बड़े से नंबर को तोड़कर समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। $251 ट्रिलियन, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। आईएमएफ के मुताबिक 2024 में कुल ग्लोबल डेट यहां तक पहुंच गया है। ये इतना बड़ा नंबर है कि सोचना भी मुश्किल है। लेकिन इसको ऐसे देखिए, ये दुनिया के सभी देशों की कुल सालाना कमाई का लगभग 3 गुना है। ये नंबर ध्यान खींचने के लिए तो काफी है, लेकिन असली कहानी तो इस नंबर के पीछे है। तो किसी देश के कर्ज को समझने का सबसे जरूरी पैमाना क्या है? वो है डेट टू जीडीपी रेशो। बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो ये बताता है कि एक देश अपनी एक साल की पूरी कमाई के मुकाबले कितना कर्ज में है। अगर ये रेशियो ज्यादा है तो मतलब देश पर अपनी कमाई के मुकाबले बहुत ज्यादा कर्ज है, और अगर कम है तो मतलब वो अपना कर्ज आसानी से संभाल सकता है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था की सेहत का एक बहुत जरूरी इंडिकेटर। तो आज की इस पड़ताल में हम इन कुछ खास सवालों पर ध्यान देंगे ताकि ग्लोबल डेट की पूरी तस्वीर साफ हो सके। हम जानेंगे कि ये राष्ट्रीय कर्ज है क्या, कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हैं और आखिर में ये सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि हम आज यहाँ तक पहुँचे कैसे। आईएमएफ का ये जो विजुअल है, ये पिछले 70 सालों में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के कर्ज में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी को दिखाता है। 1950 के दशक से लेकर आज तक ये ग्राफ एक ही कहानी कह रहा है। दुनिया लगातार और ज्यादा कर्ज लेती जा रही है, और इसकी वजह हैं आर्थिक संकट, लड़ाइयाँ और सोशल प्रोग्राम्स पर बढ़ता खर्च। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बदलाव देखने को मिलता है। महामारी के बाद सरकारी कर्ज यानी पब्लिक डेट जो सरकारें लेती हैं वो बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट डेट यानी जो लोग और कंपनियां लेती हैं वो इकोनॉमी के हिस्से के तौर पर थोड़ा कम हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकारों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए जमकर पैसा उधार लिया। और ये तस्वीर इस बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। चाहे अमेरिका हो या चीन, दुनिया के बड़े आर्थिक क्षेत्रों ने 2020 के बाद इस ट्रेंड को और बढ़ाया है, क्योंकि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को महामारी के असर से बचाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर खर्च किया। इन चार्ट्स में साफ दिखता है कि पब्लिक डेट का ये नीला हिस्सा हाल के सालों में कितना बढ़ गया है। तो अब सवाल ये है कि कर्ज के इस पहाड़ पर सबसे ऊपर कौन से देश हैं? कोई अंदाजा है कि इस लिस्ट में कौन से नाम हो सकते हैं? ये रही वो लिस्ट, और इसमें कुछ नाम तो शायद उम्मीद के मुताबिक हैं, पर कुछ आपको चौंका सकते हैं। सूडान और जापान जैसे देश बहुत ऊंचे कर्ज के अनुपात के साथ टॉप पर हैं, और इसकी वजह उनके अपने खास आर्थिक और राजनीतिक हालात हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्या हर वो देश जिसका कर्ज ज्यादा है एक ही नाव में सवार है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इन नंबरों के पीछे की कहानी उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है जितनी ऊपर से दिखती है। कुछ देश अपने ऊंचे कर्ज को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, जबकि दूसरों के लिए ये एक गंभीर आर्थिक संकट बन जाता है। चलिए अब कुछ देशों की कहानी में और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि जापान, सिंगापुर, अमेरिका, सूडान और वेनेजुएला जैसे कुछ खास उदाहरणों से हमें क्या पता चलता है। देखिए, देशों के भारी कर्ज लेने के पीछे दो बिल्कुल अलग वजहें हो सकती हैं। एक तरफ ये एक सोची समझी आर्थिक रणनीति हो सकती है, जैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना। तो वहीं दूसरी तरफ ये किसी गहरे संकट का संकेत भी हो सकता है, जैसे कि युद्ध या आर्थिक मंदी। जापान का मामला बड़ा अनोखा है। इसका डेट टू जीडीपी रेशियो दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है, फिर भी वहां स्थिरता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जापान का ज्यादातर कर्ज घरेलू है, मतलब ये कि सरकार ने अपने ही नागरिकों और अपने ही संस्थानों से उधार लिया हुआ है। इससे बाहरी कर्जदाताओं पर निर्भरता कम हो जाती है और बाहरी झटकों का खतरा भी घट जाता है। अब सिंगापुर की कहानी और भी दिलचस्प है। वो कर्ज का इस्तेमाल बहुत रणनीतिक तरीके से करते हैं। वो रोजमर्रा के खर्च के लिए उधार नहीं लेते, क्योंकि उनका बजट हमेशा सरप्लस में रहता है। मतलब वो जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करते हैं। इसके बजाय वो अपने फाइनेंशियल मार्केट्स को मजबूत करने के लिए कर्ज जारी करते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी को और ताकत मिलती है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक शानदार उदाहरण है। अब आते हैं अमेरिका पर। यहाँ भी कर्ज बहुत है,
पर गाड़ी चल रही है। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर का दुनिया की मुख्य रिजर्व करेंसी होना। इसका मतलब है कि दुनिया भर के देश इसे अपने पास जमा रखते हैं। इससे डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है और अमेरिका को बहुत कम लागत पर उधार लेने की एक अनोखी ताकत मिल जाती है। लेकिन लिस्ट में कुछ देश ऐसे भी हैं, जैसे सूडान और वेनेजुएला, जिनके लिए ये ऊंचा कर्ज एक बहुत बड़े संकट का इशारा है। ये देश अंदरूनी लड़ाई, भ्रष्टाचार और खराब आर्थिक मैनेजमेंट जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे मामलों में कर्ज वजह नहीं, बल्कि एक बड़ी बीमारी का लक्षण होता है। तो इन भारी भरकम कर्ज का देशों और वहां के नागरिकों पर असल में क्या असर पड़ता है? क्यों ये इतना मायने रखता है? जब कर्ज हद से ज्यादा हो जाता है तो ये देश की तरक्की को धीमा कर सकता है, ब्याज दरें बढ़ा सकता है और सरकारों को स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जरूरी सेवाओं पर खर्च करने से रोक सकता है। इसलिए किसी भी सरकार के लिए ये एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने जैसा काम है। ये विश्लेषण इसी एक बात पर जोर देता है कि जब हम किसी देश के कर्ज को देखते हैं तो सिर्फ नंबर देखना काफी नहीं है, उसके पीछे का पूरा संदर्भ समझना जरूरी है। एक ही नंबर पूरी कहानी नहीं बताता। हो सकता है कि एक ज्यादा कर्ज वाला देश स्थिर हो अगर उसका कर्ज घरेलू है, वहीं एक कम कर्ज वाला देश संकट में हो सकता है अगर उसका सारा कर्ज बाहरी हो। और हम आज की बात इसी एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। दुनिया भर की सरकारें जिस तरह से अपने पैसे को मैनेज करती हैं, वही आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्लोबल इकोनॉमी की शक्ल तय करेगा। सवाल यह है कि भविष्य कौन लिखेगा, किफ़ायत से चलने वाले या फिर हिम्मत से उधार लेने वाले? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है।